शुरुआत किया जाए। सबसे पहले हम लोग लूप से ही देख लेते हैं। लूप के बारे में बताए थे लास्ट क्लास में, हाँ या ना? बस लूप क्या होता है? तो लूप एक सब लिखे थे सर, इसको एक्सप्लेन हाँ लूप है क्या इसकी बात। कंडीशनल स्टेटमेंट तक तो हम लोग समझ रहे हैं। यस कंडीशनल स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है जो कि चेक करता है कंडीशंस को और डिसीजन लेता है कि कंडीशन जब ट्रू रहे तो क्या करना है और कंडीशन फॉल्स रहे तो क्या करना है। तो बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट का काम क्या है? तो होता है टू मेक अ डिसीजन, टू मेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन अ condition, to make a decision based on a condition. It will decide the flow of the program. ये प्रोग्राम के फ्लो को तय करता है। Decide the flow of program, like what to do when condition will true and what to do when condition will false. कंडीशन अगर ट्रू हो तो क्या करना है और कंडीशन फॉल्स हो तो क्या करना है, ये तय करने के लिए जिस स्टेटमेंट का यूज़ किया जाता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सिर्फ ये जावास्क्रिप्ट की बात नहीं है, तो किसी भी लैंग्वेज में वो स्टेटमेंट जो ये डिसाइड करता है कि प्रोग्राम का फ्लो क्या होगा, ये कहलाता है कंडीशनल स्टेटमेंट। जैसे कि अगर हम बोले कि बैच कितने बजे से शुरू करना था जी? 2:30, अच्छा 2 o'clock से, तो हमें 2 o'clock से शुरू करना था, मतलब कर दें। अगर नहीं अभी 2 o'clock हुआ है तो नहीं करें। तो जब मुझे कोई डिसीजन लेना हो ऑन द बेसिस ऑफ अ पर्टिकुलर कंडीशन, तो इसके लिए जो स्टेटमेंट यूज़ किया जाता है प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में, उसी को बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। और कंडीशनल स्टेटमेंट में दो तरह का स्टेटमेंट हम लोग यूज़ करते हैं, इफ एल्स और स्विच केस। लेकिन सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्विच केस सपोर्ट नहीं करता है, जैसे पाइथन का ही ले लो। लेकिन मोस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्विच केस भी सपोर्ट करता है और इफ एल्स भी सपोर्ट करता है। हाँ, कुछ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसे हैं जिसमें कि स्विच केस को कंटिन्यू नहीं किया गया। रीज़न ये क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली क्या है? इफ एल्स। और जब इफ एल्स से वही काम हो रहा है तो स्विच केस देने का बहुत कोई ज़्यादा वाइडर एस्पेक्ट नहीं बनता है। दैट्स वाई उसे डिसकंटिन्यू किया गया। लेकिन अभी अगर जावास्क्रिप्ट की बात करें तो यहाँ हमारे पास दोनों ऑप्शन है। अब रही बात लूप का, तो देखो लूप का यूज़ किया जाता है रिपीटेशन के लिए। अब रिपीटेशन क्यों भाई? अगर मान लो कि मुझे कोई काम करना है, सपोज अभी कहना है हमको गुलशेर को कि बाहर जाओ अंदर आओ, और ये 10 बार इसको कहना है, तो क्यों ना एक ही बार बोल दे कि 10 बार अंदर आओ जाओ। तो ये 10 बार जो बोल दी अंदर आओ और जाओ, ये क्या था? लूप था। तो अगर किसी भी काम को रिपीटेडली करना हो तो हमारे पास इसके लिए दो रास्ते हैं, या तो लूप या तो फंक्शन। लूप के थ्रू जब किसी काम को रिपीटेडली करते हैं तो इसको कहते हैं इटरेटिव मेथड, और जब हम फंक्शन के थ्रू किसी भी टास्क को रिपीटेडली करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? रिकर्सिव मेथड। कोई भी काम अगर रिपीटेडली आप कर रहे हो तो वहाँ समझ लो किसका यूज़ हो रहा है? या तो लूप का या तो फंक्शन का, या तो रिकर्सन या तो इटरेशन का। अब कोई भी एक ऐसा एग्जाम्पल ले लो, जैसे आप सीढ़ी उतर रहे हो तो पहले स्टेप्स को आपने पार किया, दूसरा स्टेप्स पार किया, तो वहाँ भी क्या हो रहा है? रिपीटेशन हो रहा है, जब तक कि आप फाइनल अपने टारगेट तक नहीं पहुँच जा रहे हो। तो कोई भी ऐसा टास्क जो रिपीटेडली करना हो, वहाँ किसका ज़रूरत पड़ेगा? लूप का ज़रूरत पड़ता है। अब लूप की बात करें तो लूप भी दो तरह का, एक सिंपल लूप होता है, एक नेस्टेड लूप होता है। सिंपल लूप में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? फॉर, वाइल, डू वाइल, ये तो हर जगह मिल जाता है। लेकिन जावास्क्रिप्ट के पास कुछ और भी 3 एडवांस लूप है, लाइक फॉर इन, फॉर ऑफ और फॉर ईच। अब एक बात समझ लो कि जिस काम को आप फॉर से कर सकते हो, वाइल से भी कर सकते हो, डू वाइल से भी कर सकते हो, लेकिन एक बड़ा अंतर ये है
कि जब हमें शुरू में ही ये पता है कि रिपीटेशन कितनी बार होनी है, 2 बार, 4 बार, 400 बार, तो आप फॉर लूप के साथ जाओ। और जब आपको शुरू में ये पता नहीं है कि कितनी बार रिपीटेशन होना है, 1 बार होना है कि 100 बार होना है, तो व्हाइल लूप को यूज़ करो। किसको? और यदि आपको ये भी नहीं पता कि कितनी बार रिपीट करना है, लेकिन 1 बार तो कम से कम होगा ही होगा, तो क्या यूज करेंगे? डू वाइल। तो डू वाइल को बोला जाता है एग्जिट कंट्रोल लूप, और वाइल और फॉर को बोलते हैं एंट्री कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप में क्या होता है कि इसमें कंडीशन पहले चेक होता है, एग्जीक्यूशन तब होता है जब कंडीशन ट्रू होता है। और डू वाइल में क्या है कि एग्जीक्यूशन पहले होता है, कंडीशन बाद में चेक होता है। इसके कारण अगर कंडीशन आपका फॉल्स भी रहा तो भी एग्जीक्यूशन कितनी बार हो जाएगा? 1 बार तो एग्जीक्यूशन बाय डिफॉल्ट हो जाना है। तो जब भी कोई ऐसा काम करवाना हो रिपीटेडली जिसको 1 बार तो करना ही है, अगर यूज़र ज़्यादा बार अलाउ कर दे तो भी सही है, तो उन केसेस में किसका यूज़ करें? डू वाइल का यूज़ करें। हाँ, फॉर इन का यूज़ कब करेंगे? जब एरे से एक एलिमेंट को उठाना हो। फॉर ऑफ का यूज़ कब करेंगे? जब हमें ऑब्जेक्ट से एक वैल्यू को उठाना हो। फॉर ईच का यूज़ कब करेंगे? जब एरे से एक वैल्यू को उठाना हो। हाँ, दोनों एरे के लिए है और एक ऑब्जेक्ट के लिए होता है। तो अगर एक वैल्यू, मतलब ये समझ लो कि कोई भी ट्रेबल हमारे पास ऑब्जेक्ट है, एक ट्रेबल ऑब्जेक्ट में या तो ऑब्जेक्ट होता है या एरे होता है। तो अगर एरे या ऑब्जेक्ट से के पास तो मल्टीपल वैल्यूज है, उसमें से एक वैल्यू को अगर हमें पिक करना है तो फॉर इन, फॉर ऑफ, फॉर ईच, इस तरह के लूप का यूज करेंगे। नेस्टेड फॉर क्या होता है कि जब फॉर के अंदर में हम लोग फॉर चलाते हैं तो इसे कहते हैं नेस्टेड फॉर। अब जैसे कि मान लो हमने एक फॉर चलाया, यहाँ पे कंडीशंस डाल दिए, अब इसके अंदर फिर हमने क्या किया? एक और फॉर चलाया, इसके अंदर भी एक फॉर चलाया, इसके अंदर भी कंडीशंस डालेंगे और इसका भी अपना क्या होगा? ब्लॉक होगा। तो ये वाला जो फॉर है इनर फॉर, जो आगे क्लास ले रहा था क्या कहेंगे हम लोग? आउटर फॉर। क्लास नहीं ले रहा था, सिर्फ आगे हम पढ़ाएंगे, कोचिंग ज्वाइन कर रहा था। नहीं, तो ये क्या है? इनर फॉर, और ये क्या है? आउटर फॉर। इसके अंदर भी फॉर आप बना सकते हो, तो वो इसका क्या होगा? इनर फॉर। तो इस तरीके से अगर लूप आप लिखते हो तो इसे क्या कहेंगे? नेस्टेड लूप। लूप के अंदर जो लूप चलता है उसी को क्या कहते हैं? इसको कुछ एग्जाम्पल से हम लोग देखने वाले हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। ये फॉर के अंदर में क्या चलाना है? फॉर चलाना है, तो ये नेस्टेड लूप होगा। कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज़ किया जाता है लूप को ब्रेक करने के लिए, लूप को ब्रेक या कंटिन्यू करने के लिए। अब इसका क्या अर्थ है? मान लो कोई लूप चल रहा हो, अब मुझे लूप को अचानक से क्या करना है? जैसे गाड़ी चल रही हो और अचानक रोकना होता है तो क्या करते हैं? ब्रेक। तो उसी तरीके से लूप चल रहा है, अब मुझे एक पर्टिकुलर सिचुएशन में जाकर के क्या करना? लूप को सडनली ब्रेक कर देना, रोक देना, तो वहाँ ब्रेक का स्टेटमेंट लगाया जाता है लूप। कंटिन्यू कब लगाया जाता है? जैसे कि मान लो कि मैं अभी कुछ कर रहा हूँ और बीच में कुछ देर के लिए रुकता हूँ, फिर क्या बोलूँगा? कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू कहने का मतलब कि जो आगे का पार्ट है उसको स्किप करो, और जहाँ पे कंटिन्यू आप बोल रहे हो उसके पहले वाले पार्ट को क्या करो? दोहराओ। कंटिन्यू का ही नहीं मतलब हुआ, जहाँ पे कंटिन्यू लगा उससे पहले के पार्ट को दोहराओ, और कंटिन्यू के बाद का जो पार्ट है उसको क्या कर दो? स्किप करो, छोड़ दो। नहीं, आप जैसे मान लो कि दीपू को 3 काम दिया गया और दीपू 2 वो काम किया है, आप बोल दिया जाए कि ठीक है कंटिन्यू करो, तो 2 ही काम को ही क्या करेगा? रिपीट करेगा, तीसरा काम ही छोड़ देगा, क्योंकि पहली बार में इसे तीसरा काम नहीं हुआ। तो कंटिन्यू का ये यूज है। चलो इसको पहले देख लें एक एक एग्जाम्पल्स के साथ, तो शायद ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले सिंपल लूप का देखते हैं। यही हमारा HTML वाला पेज है और जावास्क्रिप्ट भी शायद यही लिखने वाले थे। अच्छी बात है, इसी में लिखा जा रहा था।
मैं ये चाहता हूँ कि किसी नाम को पर्टिकुलर 5 टाइम्स प्रिंट करें, क्या ऐसा हो सकता है? हमसे पहले नाम पूछे मेरा, तो हम क्या लिखते हैं? लेट, और उसके बाद क्या डालते हैं? नेम इक्वल टू, इनपुट लेने के लिए क्या बताया था? प्रॉम्प्ट, और क्या डालते हैं? इंटर योर नेम। क्या ऐसा इनपुट लिया जा सकता है? बोलेंगे हाँ बिल्कुल लिया जा सकता है। अब जो नेम इनपुट लिया मैं, मुझे इस नेम को प्रिंट करना है, कितनी बार? अच्छा, कंसोल पे प्रिंट करें कि पेज पे प्रिंट करें? हाँ, अगर पेज पे प्रिंट करना है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और अगर कंसोल पे प्रिंट करना होगा कंसोल डॉट लॉग। अच्छा, अगर मैंने ऐसे नेम कर दिया, कितनी बार प्रिंट करेगा? कोड को रन करें। नाम पूछा हमने, नेम यहाँ हबनेट डाला, हबनेट कितनी बार प्रिंट किया? एक बार। लेकिन नहीं, मैं चाहता ये हूँ कि एक बार नहीं प्रिंट करें बल्कि 11 बार प्रिंट करें। तो क्या करना पड़ेगा? 11 बार अगर प्रिंट करना है तो एक लेमैन के हिसाब से आप यहाँ 11 बार इस तरीके से क्या कर दो। लेकिन ऐसा लिखना क्या होगा? हेक्टिक है थोड़ा, और 11 बार है तब तो कर हो दोगे। अगर मान लो 121 बार रहे तो 1100 बार रहे तो और मुश्किल है। उसके बाद ये तो अभी हमको पता है तब ना कि 11 बार करना है। मान लो यूजर से चॉइस पूछना है कि 11 की 111, 108, ये पूछना है, तो क्या करेंगे? तब तो आप पहले नहीं लिख सकते 11 बार प्रिंट वाला स्टेटमेंट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट 11 बार लिख दोगे तो इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि रन टाइम पे डिसाइड करना है। तो यहाँ किसका जरूरत पड़ेगा? तो एक सीधी बात याद रखने का कि जब आपको व्हेन many number of times an statement or group of statement has to be repeated. तो सीधी सी बात है कि किसी स्टेटमेंट या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को कितनी बार रिपीट करना है। अगर ये रन टाइम पे हमको पता चलता है, पहले से नहीं मालूम है, तो इस काम को करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? लूप का। तो लूप कैसे यूज़ करो आप? हम सारे लूप को यूज़ करके एक एक करके बता देते हैं। तो सबसे पहले फॉर से शुरू करते हैं, फॉर, और उसके बाद क्या देना होता है? ब्रैकेट। अगर पाइथन को छोड़ दो तो हर जगह बाकी फॉर का वही सिंटैक्स होता है, पाइथन में थोड़ा सा अलग होता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ? फॉर, और उसके बाद इनिशियलाइजेशन। फॉर के बाद क्या लिखना होता है? इनिशियलाइजेशन। उसके बाद सेमीकोलन देते हैं, उसके बाद देना पड़ता है कंडीशन, फिर सेमीकोलन देना होता है, फिर देना होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। आप ये सिंटैक्स हुआ। उसके बाद लूप शुरू करना है, लूप का ब्लॉक शुरू होगा और लूप का ब्लॉक यहाँ पे एंड होगा। यही चीज़ ना। अब यहाँ इनिशियलाइजेशन के जगह पे क्या डालेंगे? इनिशियलाइजेशन के जगह पे हम बताएंगे कि मान लो कि पहला नंबर क्या है? मान लो यहाँ सी मान लेते हैं काउंटिंग के लिए। तो काउंटिंग का स्टार्ट कहाँ से करना है? 1 से। और कंडीशन क्या डालेंगे कि कितना? 11 तक जाना है ना मेरे को। तो लिखेंगे C इज लेस देन इक्वल टू 11, लिख सकते हैं। तो ये रिलेशनल ऑपरेटर है। अब मुझे वैल्यू इंक्रीज करना है कि डिक्रीज करना है? इंक्रीज करेंगे, बिकॉज 1 है, 11 तक जाना है। अगर 11 होता और 1 तक आना होता तो डिक्रीज करते। तो इंक्रीज करने के लिए क्या लिखेंगे? प्लस प्लस ऑपरेटर। तो क्या लिखेंगे? C प्लस प्लस। बस। अब यहाँ सेमीकोलन डालने की गलती मत करना।
क्योंकि कोई भी जो कंपाउंड स्टेटमेंट होता है उसमें सेमीकोलन नहीं देते, बिकॉज कंपाउंड स्टेटमेंट कहने का मतलब जो टू और मोर देन टू स्टेटमेंट को मिला के बनाया हो। क्योंकि ये जो लाइंस लिखा गया जो अभी मैं सेलेक्ट किया हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, वो किस पे डिपेंडेंट है, इस पे। तो इसलिए इसको यहाँ पे सेमीकोलन लगाने का मतलब इसी पे इसको टर्मिनेट कर देना, जो करना नहीं है, इसलिए यहाँ सेमीकोलन हटेगा। हाँ, आप यहाँ सेमीकोलन लगाओ क्योंकि ये सिंपल स्टेटमेंट है, कंपाउंड स्टेटमेंट नहीं है। अब अगर मैं रन करूँ इसे, नंबर हमसे नाम पूछ रहा है, अगर मैं हबनेट डाल रहा हूँ, कितनी बार प्रिंट किया ये? बस 2 बार। ऐसा क्यों? नहीं एकदम बिल्कुल होता है। सर अंदर लेट लगा है। हाँ, तो क्या दिक्कत है? लेट सब रह गया। कोई नहीं, एक बार इसको कैंसिल कर लो। अब क्या लिखते हैं? हबनेट। 11 बार आ गया और रिफ्रेश का दिक्कत था। अब लेकिन आपको लग रहा होगा कि ये कैसे पता चलेगा 11 बार है, और एक के लाइन में काहे आ गया? तो ये सब कुछ छोटा छोटा समस्या है, बड़ा समस्या नहीं है, इसलिए टेंशन नहीं। यहाँ पे हमको क्या करना होगा? कॉन्केटिनेशन, डबल कोट शुरू करेंगे और यहाँ क्या लगा देंगे? बियर लगा देंगे। अब एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं पेज को, और रिफ्रेश, पहले इसको हटा लो, रिफ्रेश करते हैं और यहाँ डालते हैं हबनेट। अब देखिएगा हबनेट। अब लेकिन मुझे गिनती भी यहाँ पे करके आनी चाहिए थी कि 11 बार है कि नहीं। हो सकता है वो कम दिया हो तो घटा हो जाएगा। अब बोल रहे हैं हाँ, घटा कैसे? कम नहीं दिया होगा, ये तो बस हम मजाक कर रहे थे, जो था ये। अब गिनती भी करनी है तो क्या करेंगे हम? अरे वाह, देखो सही बोला है, सी को यहाँ प्रिंट कर देंगे। अब लेकिन यहाँ नाम और सी के बीच में थोड़ा स्पेस भी रहता तो अच्छा रहता, ऐसे है ना। यह स्पेस नहीं रहता तो डॉट डाल दो और फिर एक प्लस लगा दो। तो अब कितना आर्गुमेंट हो गया? 1 2 3 और 4 आर्गुमेंट। अब आकर के यहाँ से देखता हूँ मैं, रिफ्रेश, और क्या डालना है मुझे? अब नेट कितनी बार प्रिंट? 11 बार। कोई दिक्कत? अब 1 के बाद थोड़ा स्पेस अगर होना चाहिए था, देन क्या करते? यहाँ स्पेस दे देते। नहीं, अब अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो देखो स्पेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, थोड़ा स्पेस तो आ रहा था 1 के बाद, 1 डॉट के बाद स्पेस। तो ये किसका कमाल है? लूप का। अच्छा, अगर हम यूज़र से पूछना चाह रहे हैं कि कितनी बार रिपीट करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो मुझे एक लेना पड़ेगा काउंट के लिए। क्या ले लेते हैं? या सी ही ले लेते हैं, और क्या लिखेंगे? सी इक्वल टू, पहले तो क्या देना होगा? नंबर, और नंबर के बाद क्या देना होगा? प्रॉम्प्ट, और क्या डाले? एंटर वैल्यू ऑफ काउंट, ऐसा कुछ मैं डाल रहा हूँ, एंटर वैल्यू ऑफ काउंट। अब मुझे यहाँ पे ये बात लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। कौन वाले बात? लेट वाली बात लिखने का ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अगर लेट, हाँ ऑलरेडी लेट डिक्लेयर्ड है, ये सी डिक्लेयर्ड है बाई लेट, इसलिए। अब अगर मैं कह रहा हूँ कि जो भी वैल्यू डालो तो शुरुआत कहाँ से करनी है, तो यहाँ आप सी मत लो, बल्कि अब यहाँ पे लेता हूँ मैं लेट इन, क्या लेता हूँ? लेट इन या लेट आई इक्वल टू 1, और यहाँ क्या लिखेंगे? आई इज लेस देन, अब 11 नहीं देंगे बल्कि क्या देंगे यहाँ पे? लेस देन इक्वल टू सी, और फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे? आई प्लस प्लस। अब मुझे यहाँ पे क्या देना होगा? आई देना होगा, ना कि सी देना होगा। अब ज़रा करके देखता हूँ वापस से। अब मान लो कि मैंने यहाँ पे डाला 5, पहले तो सॉरी नाम डालना पड़ेगा, फिर हमसे नंबर पूछेगा। मान लो हमने 5 डाला, कितनी बार प्रिंट किया? ये 5 बार। अब देखना, मैंने फिर से नाम डाला, अब नेट, और 11 डाला, कितनी बार प्रिंट करेगा? 11 बार। क्या बात है। अगर मैं इस बार 21 डालने वाला हूँ तो कितनी बार प्रिंट करेगा? 21 बार। तो क्या ये स्टैटिकली पॉसिबल था कि रन टाइम पे हमसे पूछे कि कितनी बार रिपीट करना है और उतनी बार रिपीट करेगा? नहीं, ये पॉसिबल किसके थ्रू हुआ? लूप के थ्रू।
तो अगर रिपीटेशन को अगर हमें डायनामिक बनाना है, इट मीन्स कि रन टाइम पे डिसाइड करना है कि किसी स्टेटमेंट को कितनी बार रिपीट करना है, तो ये काम हम किसके थ्रू कर सकते? ये काम हम लूप के थ्रू कर सकते, कोई भी लूप यूज़ कर। लेकिन अभी हमने फ़िलहाल कौन सा लूप यूज़ किया? फॉर लूप। किसी को दिक्कत है सिंटैक्स समझने में? फॉर क्या है? लूप का नाम, उसके बाद ब्रैकेट शुरू करते हैं। लेट क्या है? वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए यूज़ होने वाला एक कीवर्ड। और हमने बोला कि आई नाम का एक वेरिएबल बनाओ जिसमें स्टार्टिंग वैल्यू 1 रहेगा, और चेक करते रहो कि क्या है, क्या वैल्यू सी से छोटा है। अब ये कैसे काम कर रहा है? तो पहली बार में आई का वैल्यू क्या हो गया है? आई का वैल्यू 1 है, क्योंकि आपने यहाँ लिखा है इक्वल टू 1। अब ये चेक करेगा, क्या चेक करेगा? 1 इज लेस देन, मान लो यहाँ सी में इनपुट क्या डाला हूँ मैं? सी में इनपुट मान लो 4 डाला हूँ, तो ये चेक करेगा कि क्या 1 4 से छोटा या बराबर है। तो जब भी कंडीशन ट्रू मिलेगा तो कहाँ एंटर करेगा? ये बॉडी ऑफ द लूप। नेक्स्ट ये क्या कर चुका है? आई का वैल्यू भी इंक्रीज करके क्या कर दिया होगा? आई का वैल्यू इंक्रीज करके 2 पहले एक प्रिंट कर लेगा, दूसरी बार में फिर चेक होगा कि क्या 2 4 से छोटा है, फिर कंडीशन ट्रू मिलेगा, फिर ये बॉडी में आएगा। तो लूप ऐसे ही काम करता है, जब कंडीशन ट्रू मिलेगा तो बॉडी में आएगा, बॉडी में जो भी स्टेटमेंट लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। और जब लूप फॉल्स हो, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो ये जो बॉडी है लूप का उससे बाहर कर देगा कंट्रोल। आगे के जो भी लाइन्स होंगे, स्टेटमेंट्स होंगे, वो एग्जीक्यूट होगा। अगर आगे में कोई भी स्टेटमेंट नहीं होगा तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। फोटो बनाने से बचना अगर है, हम बोलो बोलो बोलो, तो हम लूप का एक डायग्राम दिखा देते हैं आपको। लूप का एक डायग्राम देख लेते हैं, इमेज पे आ जाते हैं सीधा। चलो इनिशियलाइजेशन हुआ, कंडीशन चेक हुआ, कंडीशन अगर ट्रू मिला तो क्या होगा? ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, फिर या इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा, फिर कंडीशन चेक होगा, फिर अगर कंडीशन ट्रू होगा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फिर इंक्रीमेंट होगा। लेकिन जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा कहाँ भेज देगा? ये एंड ऑफ लूप। तो ये जो हुआ फ्लो ऑफ, आप लूप कह सकते हो। ये लूप का क्या है? फ्लो या एक ब्लॉक डायग्राम कहा जा सकता है कि लूप कैसे काम कर रहा है इंटरनली। पहले इनिशियलाइज, चलो बहुत बढ़िया, एक बार फॉल्स करके दिखाते हैं। अगर मान लो यहाँ बात हो रही है कि 1 से, आई का वैल्यू क्या है? 1। अगर हमने सी का वैल्यू -1 डाल दिया तब या तो फॉल्स हो जाएगा, या 0 डाल दिया तो फॉल्स हो जाएगा। मान लो 0 डाल दिया, क्या हो गया? फॉल्स हो गया। क्या बोला? कंडीशन चेक नहीं हुआ? अरे देवा, कंडीशन चेक हुआ है। यहाँ पे सी का वैल्यू आपने 0 रखा, अब यहाँ चेक हुआ, आई का वैल्यू तो 1 ही है। और चेक क्या हुआ यहाँ पे? चेक ये हुआ कि क्या आई का वैल्यू, आई इज लेस देन, कहाँ जा रहे हो? यहाँ चेक ये हुआ कि क्या 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब बताओ कि ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? क्या होगा? ट्रू कि फॉल्स? तो ये फॉल्स हो गया। और जैसे ही फॉल्स हुआ तो ये क्या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा जो लूप के बॉडी में लिखा है, नहीं उसे बाहर कर देगा। वही चीज़ समझाया जा रहा है ना कि जैसे ही इनिशियलाइज हुआ कंडीशन चेक होगा, कंडीशन अगर फॉल्स हुआ तो कहाँ भेज देगा? एंड ऑफ लूप। और अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फिर वैल्यू इंक्रीज होगा। तो अभी जैसे ही हमने यहाँ पे क्या डाला, मान लो इवन की 1 डालेंगे तो क्या होगा? कंडीशन ट्रू की फॉल्स?
अगर 1 डालेंगे तो कंडीशन ट्रू होगा। होगा, क्योंकि false होगा। 1 इज लेस देन 1 नहीं है, लेकिन 1 इज इक्वल टू 1 तो है, तो एक बार प्रिंट होगा। फिर से गौर से समझना इस बात को। अगर मैंने दोबारा यहाँ पर डाला हबनेट और यहाँ 0 डाल दिया, अब क्या होगा? ट्रू की फॉल्स? False। क्योंकि 0 ना तो बराबर है ना बड़ा है किससे? 1 से, तो कंडीशन क्या हो गया? फॉल्स हो गया। क्या इसको हमने अभी जो फॉर लूप से किया, सेम टास्क को वाइल लूप से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यस, कर सकते हैं। हम जानबूझ करके इसको कमेंट कर दिए ताकि कोड हमारे पास सुरक्षित रहे। अब मुझे वाइल लूप से करना है इसी काम को। कैसे करेंगे? क्या लिखना पड़ेगा? पहले लिखना पड़ेगा वाइल, फिर ब्रैकेट शुरू करेंगे और यहाँ कंडीशन आपको डालना होता है। क्या डालना होता है? कंडीशन। एक बात समझ लो कि जब आप फॉर लूप चलाते हो तो सेम ही लाइन में आपने 3 काम किया। क्या क्या? इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। अब लेकिन वाइल में ये तीनों काम 3 फेज में होता है। पहले कंडीशन चेक, उससे भी पहले इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन चेक, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? इनिशियलाइजेशन। तो हम डालेंगे यहाँ पे लेट i इक्वल टू 1। ये क्या किया मैंने? ये हमने इनिशियलाइजेशन का काम किया, इनिशियलाइजेशन का। और यहाँ क्या हो रहा है? ये कंडीशन, कंडीशन चेक हो रहा है। अब इसके अंदर क्या करना है? अच्छा, कंडीशन ऐसे तो नहीं लिख के छोड़ेंगे, नहीं। तो कंडीशन होगा क्या? कंडीशन होगा कि i इज लेस देन क्या? इक्वल टू सी। अब 11 थोड़ी लिखेंगे, सी ना। और करवाना क्या है इसमें? तो करवाना वही है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और क्या राइट कर दो? नेम के वैल्यू को। अभी ज़्यादा तामझाम नहीं करते हैं, रहने आए। आई को पहले इनिशियलाइज किए, फिर यहाँ चेक करेंगे कि आई सी से छोटा है। जब तक आई सी से छोटा रहेगा तब तक। लेकिन ये अभी लूप चल जाएगा इनफाइनाइट। क्या चल जाएगा? इनफाइनाइट। क्यों चलेगा? क्योंकि आई का वैल्यू 1 का 1 ही रह जाएगा। जब तक ये इंक्रीमेंट नहीं होगा आई के वैल्यू में, तो हमेशा तो सी से छोटा ही रह जाएगा। और इस तरीके से लूप क्या चलेगा? इनफाइनाइट। चला के देखें, चलो। यहाँ कुछ भी डालेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अभी। अब यहाँ इनफाइनाइट में यही घूमते रहेगा ही। हाँ, तो इनफाइनाइट लूप नहीं चलाना है मेरे को, तो मुझे यहाँ क्या करना होगा? आई को इंक्रीज करना होगा। तो लिखेंगे आई प्लस प्लस, ऐसे लिख सकते। तो ये हुआ इनिशियलाइजेशन, ये हुआ कंडीशन और ये हुआ इंक्रीमेंट। अब दोबारा से मैं इसको क्या करता हूँ? रन करता हूँ। और मान लो 11 डाला हमने, कितनी बार प्रिंट किया? रही बात लाइन ब्रेक का, तो प्लस कर दिया। चलिए, लेकिन क्या इसी काम को हम लोग डू वाइल से कर सकते हैं, या उससे पहले एक चीज़ और चेक करते हैं? मान लीजिए इसमें भी हम वैल्यू 0 डाल दें तो लूप चलेगा एक बार भी या ना? बस इसका जवाब चाहिए। नहीं चलेगा। 0 में एक बार भी एग्जीक्यूशन नहीं होगा, क्योंकि फॉर और वाइल दोनों एंट्री कंट्रोल लूप है। और एंट्री कंट्रोल लूप में कंडीशन पहले चेक होता है, देन एग्जीक्यूशन होता है। पहले क्या दिखाया गया है? पहले कंडीशन चेक, तब ना एग्जीक्यूशन।
लेकिन जब आप बात करोगे डू वाइल का, किसका, डू वाइल लूप का, तो इसमें एग्जीक्यूशन पहले होता है देन कंडीशन चेक होता है। इसमें कुछ ऐसा है, डू कंडीशन कोड, लास्ट में कंडीशन चेक होगा। तो सोचो कि इस, अब सोच के बताना हमें ये कि वाइल लूप के थ्रू मैं लिखने वाला हूँ सेम कोड डू वाइल के थ्रू। तो डू वाइल में क्या चेंजेस होगा, डू वाइल में ये चेंजेस होगा, इसको यहाँ से पहले कट करने हैं और जहाँ ये ख़त्म हो रहा है यहाँ इसको पेस्ट करेंगे और लास्ट में क्या लगाएंगे, यहाँ पे सेमी कॉलन लगाएंगे और ऊपर में क्या डालेंगे, डू डालेंगे। बस ये चेंजेस हो। हाँ, अब इसका आउटपुट देखा जाए ज़रा। अगर 11 डालेंगे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, 11 टाइम्स प्रिंट करेगा। फिर से आते हैं हम लोग, गेस करना, इस बार 0 डालने वाले हैं, क्या होगा, एग्जीक्यूशन होगा। हाँ, एक बार तो होगा ही होगा, क्योंकि कंडीशन तो बाद में चेक हो रहा है, पहले तो एग्जीक्यूशन हो रहा है, तो एक बार होगा। तो अगर कोई पूछे कि उस लूप का क्या नाम है जिसमें कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, कम से कम एक बार एग्जीक्यूशन होता ही होता है, क्या बोलेंगे, एग्जिट कंट्रोल लूप। और इसका एग्जाम्पल क्या है, डू वाइल। तो तरीके से देखो, तो हमने कितने लूप्स के बारे में अभी देखा, बस सिंटैक्स समझाऊँ, इस पर एग्जाम्पल नहीं किया हूँ अभी इतना मान के चलो कि हमने यहाँ पे लूप में फॉर वाइल डू वाइल का सिंटैक्स समझ गया कि फॉर कैसे लिखते हैं, वाइल कैसे लिखते हैं, डू वाइल कैसे लिखते हैं। चलो एक एक एग्जांपल भी करते चलते हैं तो आगे बढ़ेंगे। फिर अब जैसे मैं चाहता हूँ कि एक नंबर हमसे पूछे और उस नंबर का टेबल प्रिंट कर दे, हमसे एक नंबर पूछे और उस नंबर का क्या प्रिंट कर दे, टेबल प्रिंट कर दे। क्या ये पॉसिबल है? हाँ, तो नंबर इनपुट लेने के लिए क्या लिखना पड़ेगा मुझे, लेट नम इक्वल टू, पहले क्या, नंबर और उसके बाद प्रॉम्प्ट और उसके बाद इंटर अ नंबर। एक नंबर इनपुट ले लिया। अब इस नंबर का मुझे टेबल प्रिंट करना है। टेबल कहाँ प्रिंट करना है, डॉक्यूमेंट पे ही तो प्रिंट करना है या कंसोल पे प्रिंट करेंगे, दो ही बात होगी। तो टेबल प्रिंट करने के लिए फॉर लूप यूज़ करें, चलो ठीक है फॉर ही यूज़ करते हैं। क्या लिखेंगे इसके बाद, लेट आई या आर, चलो आई ही लिखते हैं, किसी ने बोला तो। आई कहाँ से शुरू होना चाहिए, 1 से। फिर क्या करेंगे, आई इज़ लेस देन, ये किसकी काउंटिंग के लिए, ये रो के काउंटिंग के लिए, रो की गिनती के लिए। तो कहाँ तक जाएगा, तो लेस देन 11 तक, या लेस देन इक्वल टू 10 बोल सकते थे, और आई प्लस प्लस। उसके बाद हमें करना क्या है, तो प्रिंट ही तो करना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और क्या प्रिंट करना है, नम इनटू आई को। टेबल तभी बनेगा। और साथ ही साथ मुझे क्या करना है, इसमें लाइन को ब्रेक करना है। तो लाइन को ब्रेक करने के लिए आपको यहाँ लगाना क्या पड़ेगा, दिया। अब बस एक लूप का यूज़ करके हमसे एक नंबर पूछेगा, उस नंबर का हम टेबल प्रिंट कर सकते हैं। मान लो हमने 5 डाला, ये 5 का टेबल, हमने मान लिया जब 5 डाला, 5 का टेबल प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट टाइम मान लो कि मुझे 79 का टेबल चाहिए, 79 डाला, उसका टेबल प्रिंट कर दिया। तो किसी भी नंबर का ये क्या कर सकता है, इस तरीके से टेबल प्रिंट कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि टेबल मुझे ऐसा नहीं चाहिए
बल्कि मुझे टेबल ऐसे चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो चाहिए ही चाहिए था। फिर सेकंड नंबर का टेबल चाहिए, लाइक 2 4 6 8 सो ऑन, कहाँ तक? 20 तक। उसी तरीके से 3 6 9 अप टू कहाँ तक? 30 तक। और ऐसे आप समझ लो कहाँ तक, डॉट 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 कहाँ तक चाहिए मुझे? मान लो 10 अप टू कहाँ तक? वही 100, ऐसा कुछ चाहिए। तो यहाँ आप देखो, पिछले वाले में क्या था कि एक कॉलम और 10 रो था, इस वाले में क्या है? 10 कॉलम 10 रो है। तो एक लूप चलाएंगे किसके लिए? कॉलम काउंट के लिए। और एक लूप किसके लिए चलाएंगे? रो के काउंटिंग के लिए। तो यहाँ मान लो कि हम पहले रो में क्या प्रिंट करना चाहते हैं? पहले रो में पहले कॉलम पे, फिर पहले रो में दूसरे कॉलम पे, फिर पहले रो में तीसरे कॉलम पे, ऐसे प्रिंट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या लूप चलाना पड़ेगा? लूप ये चलाना पड़ेगा, मुझे लिखना होगा फॉर रो। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो कुछ ऐसे चलना पड़ेगा मुझे। रो कहाँ से स्टार्ट करो? 1 से। और रो कहाँ तक जाएगा? लेस देन 11। रो तो फिक्स ही है। और उसके बाद रो प्लस प्लस। अब हर रो में कॉलम कितनी बार चलेगा? हर रो में कॉलम कितनी बार चलेगा? तो कॉलम काउंट के लिए मैं लिख रहा हूँ लेट कॉल इक्वल टू 1। ये तो फिक्स है, लेकिन कॉलम कहाँ तक जाना चाहिए? अब ये यूज़र से पूछ लो भाई, ये यूज़र से पूछ लो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मान लो लेट नम, और यहाँ पे हम लोग क्या ले चुके हैं? नंबर और क्या? प्रॉम्प्ट। ये पूछ लो यूज़र से। और यहाँ पे अब मैं क्या लिख सकता हूँ कि कॉलम इज लेस देन इक्वल टू क्या? इज लेस देन इक्वल टू नंबर। और फिर क्या करो? कॉलम को बढ़ाते रहो। और उसके बाद ये किसका ब्लॉक खत्म? इनर फॉर लूप का। और इसी इनर फॉर लूप में क्या करना है? मुझे प्रिंट करते जाना है। किसे प्रिंट करना है? डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब प्रिंट क्या करना है? रो इनटू कॉलम को। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? रो इनटू कॉल, रो इनटू कॉल। अब थोड़ा स्पेस भी मेंटेन कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो स्पेस मेंटेन करने के लिए आप कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर यूज़ कर लेते हैं क्या? अब उसके बाद इस लूप से बाहर निकलना है, तो इनर लूप के अंदर जा कर के हमें एक काम और करना पड़ेगा। पता है क्या? हाँ, बहुत बढ़िया। इसका मतलब समझ रही है हर एक चीज़ को। यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग? BR टैग भी लगाएंगे ताकि लाइन ब्रेक करें। जैसे कि अगर मान लो पहले रो में 10 कॉलम पे प्रिंट हो गया, तो फिर दूसरे रो में 10 कॉलम पे प्रिंट होने से पहले क्या करवाना है? लाइन चेंज करवाना है। तो लाइन चेंज के लिए हमें BR टैग लगाना पड़ेगा। फिर इस आउटर फॉर को क्या कर लेंगे? क्लोज। ये सेम कोड उठा करके डाल दें हम लोग, क्योंकि लॉजिक तो यही लिखना है। तो नंबर तो इनपुट लिया हुआ है ही अपना, बस इसको चेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या? फॉर। और क्या सोचा था? रो ना, क्या लिखेंगे? फॉर रो इक्वल टू 1, रो इज लेस देन 11, और रो प्लस प्लस। अब इस आउटर फॉर के अंदर इनर फॉर चलाता हूँ मैं।
लेट कॉल इक्वल टू कॉलम इक्वल टू कॉलम भी तो 1 ही से स्टार्ट करना है, और कॉलम लेस देन क्या करेंगे इक्वल टू नम, और फिर क्या करना है कॉलम को इंक्रीज करते जाओ बाई 1। और यहाँ क्या करना है मुझे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और क्या राइट करवाना है डॉक्यूमेंट पे, हाँ हाँ, तो रो इनटू क्या लिखेंगे यहाँ पे कॉल, रो इनटू। और इसके बाद इससे बाहर आते हैं आउटर फॉर वाले में, और यहाँ क्या लिखना पड़ेगा आउटर फॉर में, लाइन चेंज करवाना है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसमें क्या डालेंगे वी आर कंप्लीट ना। अब इसे क्या कह सकते हो अगर समझना है तो याद रख लो, इसे बोलेंगे आउटर लूप, और इसे क्या बोलेंगे इनर लूप। और जब इनर लूप को आउटर लूप के साथ यूज किया जाए तो इसे बोलेंगे नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप मतलब लूप के अंदर लूप, लूप इनसाइड लूप। क्या नंबर डाला जाए, मान लो नंबर डालते हैं 7, तो क्या किया 1 से लेके 7 तक का टेबल प्रिंट किया। अगर मैंने नंबर, अच्छा छोड़ो ना, स्लैश दिए कहाँ के लिए दिए हैं, नहीं दिए हैं फिर भी लेने की उम्मीद। स्लैश दे देंगे तो स्लैश लेगा, स्लैश नहीं देंगे तो स्लैश नहीं लेगा। हमने कहीं यहाँ तो स्लैश व्लैश कुछ दिया ही नहीं है, स्पेस भी इवन नहीं दिया है कि दिया है, नहीं दिया है, तो यहाँ तो आपको देना पड़ेगा। अगर देना है तो स्पेस दे दीजिए, और यहाँ कॉमा पर नहीं पड़ेगा बल्कि कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर पड़ेगा आपका। आइए वापस आते हैं हम लोग, और 10 डालते हैं। अब कुछ ऐसा आ रहा है, पहले से बेहतर है, हाँ, लेकिन और बेहतर करने के लिए क्या देना होगा, एक टैब दे दिया जाए। क्या दे दिया जाए, स्लैश टी। स्लैश टी किसका काम करता है, टैब का काम करता है, पाइथन में काम कर जाएगा। एक जैसे दिया ना, उसके बाद फिर एक और दो स्पेस, ये कर सकते हो मैक्सिमम। अब अगर ये लगता है कि नहीं इसको बाकी एकदम टेबल के फॉर्मेट जैसा ही देना है तो क्या करें बेटा, दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, दे सकते, लेकिन इसके लिए हमें टेबल टैग को यूज़ करना पड़ेगा। किसको यूज़ करना होगा, टेबल टैग को। डॉट राइट, और प्री को यहाँ बंद कर लेते हैं। प्री का मतलब ये होता है कि जैसे हम लिख रहे हैं ब्राउज़र में उसी रूप में दिखाओ, ब्राउज़र में उसी फॉर्मेट में दिखाओ। प्री का ये मतलब, समझ में आया कुछ। तो HTML का एक टैग है जो ऑलरेडी हम लोग जानते थे पहले से भी, कोई नया चीज़ नहीं बताए हैं। प्री का मतलब यही होता है। तो जैसे यहाँ पे लिखे हैं ना, उतना ही वो हूबहू ऐसे ही लिख करके दे देगा। अगर मुझे लगता है कि इसके बाद भी और भी स्पेसेस देने हैं तो भी दे सकते हैं प्री में।
भी स्पेस देना है इस तरीके से दे सकते। तो ये तो कहानी था नेस्टेड लूप का, फॉर लूप का और वाइल लूप का। अब इसका कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ टेबलें प्रिंट करने के लिए यूज़ हो, इसका और भी बहुत सारा यूज़ हो सकता है। जैसे चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि एक दिन में एक सेल्समैन अलग अलग तरह के प्रोडक्ट को बेचता है। अब जैसे कितना प्रोडक्ट एक सेल्समैन बेच रहा है उससे पूछना है, लास्ट में पूछना है। जैसे कैसे यहाँ नंबर का वैल्यू पूछ रहा है, इंटर नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड बाय द सेल्समैन। अगर किसी ने बोला कि 6 प्रोडक्ट, तो 6 का वैल्यू पूछे और लास्ट में बता दे कि कितना सेल किया। बना सकते हो तुम लोग? पक्का? चलो स्टार्ट हो जाओ। क्वेश्चन समझ में आया? मैं पॉज कर रहा हूँ, अब 3 मिनट का समय देता हूँ, 3 से 5 मिनट का। मतलब नंबर ऑफ सेल्समैन पूछे और अगर यूजर ने 3 बोला तो 3 सेल्समैन का प्रोडक्ट का वैल्यू पूछे और लास्ट में बता दो कि उसका इतना सेल हुआ। तो इसमें हमारा नॉर्मल फॉर यूज हो जाएगा। नेस्टेड फॉर के लिए क्वेश्चन को बस थोड़ा ट्विस्ट डालेंगे कि पूछो कि कितने सेल्समैन हैं और हर सेल्समैन कितना प्रोडक्ट सेल करता है, नहीं। और उसके बाद हर सेल्समैन का इंडिविजुअल टोटल भी बताओ और सारे सेल्समैन ने मिलकर के कितने का बेचा वो भी बताओ। क्या इंजन स्टार्ट है? ये समय लगेगा। अब स्टार्ट है तो कीजिए आप लोग, और नहीं स्टार्ट है तो हम करके बता देते हैं। हाँ, हम लोग PHP जब पढ़ेंगे तो उधर एक टॉपिक बनेगा अपना ईमेल सर्विसेज, ताकि अभी हमने दूसरे का API यूज़ करके आपको मेल सेंड करवाना हमने सिखाया था, लेकिन अगर खुद का हमारा मेल सर्वर है तो हम खुद का कैसे लॉजिक लिखेंगे PHP में ताकि हम ईमेल सर्विस को इम्प्लीमेंट कर सके अपने वेबसाइट के ऊपर। तो ये तो वहाँ हमें पता होना चाहिए पोर्ट नंबर ना। मेल सेंड करने के लिए पोर्ट नंबर कितना यूज़ होता है? 25। और मेल रिसीव के लिए पोर्ट नंबर कितना यूज़ होता है? 110। किसके लिए? पॉप के लिए। RSMTP के लिए 25। तो चलो फिलहाल हम लोग वापस आते हैं। तो पॉप कीवर्ड डाल दिया इसलिए मुझे याद आ गया, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये भी क्या करना है नंबर में ना, नंबर और फिर क्या, प्रॉम्प्ट और फिर क्या क्या डाला जाए, इंटर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। और उसके बाद क्या होना चाहिए, यहाँ आई आना चाहिए, यही ना। और अगर ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट दे दे तो और मज़ा आ जाएगा। क्या बोलते हैं? क्या सेटू? इंटर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट और ऐसा। इंटर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट 1 2 ऐसे कर करके आएगा। करेक्ट? अब उसके बाद अच्छा, कहीं हमने टोटल के लिए कोई वेरिएबल बनाया है अभी तक? नहीं। तो टोटल के लिए एक वेरिएबल बना लिया जाए। क्या लिखेंगे? लेट टोटल। और टोटल का इनिशियल वैल्यू क्या रख लेंगे? 0। अब मुझे करना क्या है, यहाँ पे लिखना होगा टोटल इक्वल टू टोटल प्लस कितना? POP। POP में जो वैल्यू आया है उसे ऐड कर दो और लास्ट में किसे प्रिंट कर लेंगे? टोटल को, जब लूप खत्म हो जाएगा तो क्या लिखेंगे इसके लिए? डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे डाल दो टोटल सेल बाय सेल्समैन इज, और यहाँ क्या डाल देना है? टोटल। अब बताओ किस लाइन का मतलब आपको नहीं समझ में आया? पहला लाइन हमने इनपुट ले लिया, दूसरे लाइन में टोटल को इनिशलाइज कर लिया। 0 से क्यों किए? क्योंकि अगर 1 से इनिशलाइज करो तब जब गुना करना हो तो वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन अगर जोड़ करना है और 1 रखोगे तो एक्स्ट्रा एक वैल्यू आ जाएगा। तो जब ऐड करना हो तो टोटल को किससे इनिशलाइज कर ले? 0 से।
फिर क्या किया हूँ, एक लूप चलाया हूँ जो एक से लेके कहाँ तक, नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो डाले थे होंगे इसका वैल्यू उतनी बार चलेगा लूप, और जितनी बार ये लूप चलेगा उतनी बार पीओपी में वैल्यू हमसे मांगेगा, और पीओपी का जो वैल्यू होगा वो टोटल के साथ ऐड करता चला जाएगा, और जब लूप कंप्लीट होगा तो पीओ ये टोटल वाला वैल्यू प्रिंट कर देगा और वही हमारा टोटल सेल हो जाएगा। अब ज़रा देखें वापस से, यही था ना। तो कितना, मान लो कि 5 प्रोडक्ट बेच रहा है, तो क्या मांग रहा है ये, इंटर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट 1, और प्रोडक्ट 1 का प्राइस मान लो कि 20 रुपये का है। अब क्या आ रहा है, इंटर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट 2 कितने का है, मान लो ये 30 रुपये का है, ये कितने का है, 40 का है, और 50 का है, और 60 का है। टोटल कितने का बेच दिया, 200 का। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन था ना। अब इसी में ये तो सिंपल लूप का यूज़ करके आपने बनाया, अगर आपको नेस्टेड लूप यूज़ करके बनाना हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, आस्क फॉर नंबर ऑफ क्या, सेल्समैन एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड बाय ईच सेल्समैन एंड प्रिंट total sale of each salesman as well as total sale of all। चलिए ये वाला क्वेश्चन तो सबसे बनना चाहिए। क्या बना काजल, इसमें जो आउटर लूप होगा वो चलेगा नंबर ऑफ सेल्समैन को काउंट करने के लिए, और जो इनर लूप होगा वो चलेगा हाँ हर सेल्समैन के द्वारा जितना प्रोडक्ट बेचा जा रहा है उसकी काउंटिंग।
बना लिया जाए। अरे अकेले नहीं बना, मिलजुल करके बनाते हैं क्या? तुम्हारा बना? तू तो बहुत पहले ही डिक्लेयर कर दी थी रिजल्ट, एग्जिट पोल आ गया था, है ना। अब देखते हैं सबका क्या रिजल्ट आता है। सबसे पहली बात कि 2 लूप चलाने हैं, लेकिन लूप चलाने से पहले पूछ तो लो। तो क्या पूछ लिया जाए? लेट नंबर ऑफ सेल्समैन, नंबर ऑफ सेल्समैन के लिए पूछ लिया जाए नंबर। उसके बाद क्या डालना है? प्रॉम्प्ट एंटर नंबर ऑफ सेल्समैन, एंटर नंबर ऑफ सेल्समैन, ये चलो पूछ लेंगे। उसके बाद फिर क्या करना है? उसके बाद पूछ लेना है नंबर ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, ये भी क्या लेंगे? नंबर, प्रॉम्प्ट एंटर नंबर ऑफ प्रोडक्ट sold by each salesman। क्या ये 2 चीज़ें तो इनपुट ले लेना है। पहला कि कितने सेल्समैन है, दूसरा कि हर सेल्समैन कितना प्रोडक्ट सेल कर रहा है, ये 2 चीज़ पूछो। अब उसके बाद एक यहाँ पे हम लोग वेरिएबल बनाएंगे टोटल सेल। एक क्या बनाने ले लेते हैं हम लोग? टोटल सेल। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? एक बना रहा हूँ मैं टोटल सेल के नाम से, टोटल सेल। और इनिशियल वैल्यू क्या रखेंगे? इसमें सारे सेल्समैन का सारा टोटल होगा। मान लो 2 सेल्समैन है और हर सेल्समैन 3-3 प्रोडक्ट बेच रहा है, तो 6 प्रोडक्ट का टोटल जो अमाउंट होगा वो आएगा टोटल सेल। और जो इंडिविजुअल टोटल होगा सभी सेल्समैन का, उसको इनिशियलाइज कहाँ करेंगे? लूप के अंदर, ना कि लूप के बाहर। तो पहला लूप चलेगा हमारा आउटर लूप फॉर, क्या लिखेंगे? लेट एक बना देते हैं सेल्समैन के लिए, s इक्वल टू क्या डालेंगे? 1, और s इज लेस देन इक्वल टू क्या डालेंगे? नंबर ऑफ सेल्समैन, ये ना, और s प्लस प्लस। उसके बाद इसका ब्लॉक बनाइए, फिर एक इनर फॉर लूप चलाएंगे। लेट प्रोडक्ट के लिए डिनोटिंग लेटर p डाल देते हैं। प्रोडक्ट की भी काउंटिंग कहाँ से शुरू होगी? 1 से। और फिर क्या लिखेंगे? p इज लेस देन कहाँ तक? लेस देन इक्वल टू NOP तक, नंबर ऑफ प्रोडक्ट तक। उसके बाद क्या करना है? p प्लस प्लस। अब इसके ब्लॉक में क्या करना है? तो इसके ब्लॉक में ही तो हमें इनपुट लेना है कि डालो आप प्रोडक्ट का प्राइस। POP डाल देते हैं, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, और नंबर, प्रॉम्प्ट इंटर प्राइस ऑफ प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। अब अगर काउंट भी करना है तो भी कर सकते हैं, जैसे इंटर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, और यहाँ प्रोडक्ट का नंबर बाय द वे लाना है मुझे, तो यहाँ प्लस। अब प्रोडक्ट का नाम किस में आएगा? प्रोडक्ट की काउंटिंग p से हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंटर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट p। अब इस p को यहाँ पे क्या करना है? बंद भी करना है, तो ये आएगा इंटर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट 1, इंटर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट 2, एंड सो ऑन, इस तरीके से करके। अब उसके बाद अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है अपना, फिर लिखेंगे सोल्ड बाय सेल्समैन, और सेल्समैन में कौन सेल्समैन आएगा? वो यहाँ पे जाएगा सेल्समैन, और फिर क्या देंगे यहाँ पे? यस, और फिर प्लस पर देना पड़ेगा। फिर क्या करेंगे? डबल कोट्स, फिर स्पेस, फिर ये। तो इंटर
प्राइस ऑफ प्रोडक्ट 1 सोल्ड बाय सेल्समैन 1 या 2 ऐसा करके आएगी। ये तो बस मैसेज बनाने के लिए ताकि ढंग का लगे, मीनिंगफुल हो। अब मुझे करना क्या है, ये जो आउटर फॉर चल रहा है, मैं हर सेल्समैन के लिए क्या करने वाला हूँ, यहाँ इनिशलाइज करने वाला हूँ किसको, टोटल या सेल्समैन टोटल ST, और ST का वैल्यू क्या रखेंगे हम, लेट ST इक्वल टू 0, लेट ST इक्वल टू 0, और सेल्समैन का टोटल के लिए ST लेते हैं। और यहाँ करेंगे क्या, यहाँ करेंगे ST इक्वल टू ST प्लस क्या, POP, और इस लूप से बाहर निकलने के बाद एक मैसेज प्रिंट कर देना है। क्या मैसेज प्रिंट कर देंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और ये टोटल सेल बाय सेल्स मैन, और सेल्समैन का यहाँ पे नाम देना है बाय द वे, तो प्लस दे करके क्या देंगे, सेल्समैन का नाम किस में है, S में काउंट हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग S डालेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर इज, और फिर प्लस क्या डाल देंगे, ST। अब इतना करने के बाद एक काम और करेंगे, ये जो टोटल सेल बना है उसको तो इनिशलाइज कर लो, तो हाँ करेंगे ही। तो इसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, टोटल सेल इक्वल टू टोटल सेल प्लस क्या, ST। अब इस लूप से बाहर आकर के फिर फाइनली मतलब आउटर लूप से भी बाहर आएंगे, और यहाँ आकर के हमें क्या देना होगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और किसको राइट कर देंगे, टोटल सेल्स बाय ऑल इज, क्या डालेंगे आप, बस इतना ही तो करना था। अब नंबर ऑफ सेल्समैन पूछ रहा है, मान लो कि हमारे पास 2 ही सेल्समैन है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना, 3 है। अब क्या पूछ रहा है, इंटर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट 1 सोल्ड बाय सेल्समैन 1, परफेक्ट, मान लो 10 रुपये का या 100 रुपये का बेचा। फिर क्या पूछ रहा है, इंटर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट 2 सोल्ड बाय, ये भी बिल्कुल सही है, 200 रुपये का बेचा, 300 रुपये का बेचा। और फिर क्या पूछ रहा है, इंटर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट 1 सोल्ड बाय सेल्समैन 2, मान लो ये 500 रुपये का बेचा, 600 का बेचा और 700 का बेचा। अब क्या आ रहा है, टोटल सेल बाय सेल्समैन 1 इतना, टोटल सेल बाय सेल्समैन 2 इज इतना, एंड टोटल सेल बाय ऑल सेल्समैन इतना। अब सही भी 1800 और 600 क्या होते हैं, 2400। अब सिंगल लाइन में आ रहा है, इसको तो BR लगा करके ब्रेक कर लीजिए जहाँ से करना है, लॉजिक तो यही होना है। अब बताओ कितने लोगों का हुआ, कितने का नहीं हुआ। अगर लूप पे कमांड होगा, लॉजिक क्लियर होगा, तो बन सकता है इस तरीके का प्रोग्राम। कुछ पूछना है तो बोलो। इसमें नेस्टेड लूप भी हमने बता दिया। अब ज़रा फॉर इन का देख लें यूज़, फॉर इन, फॉर ईच, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लूप में ही कुछ पार्ट और बाकी है, जैसे ब्रेक, कंटिन्यू और पास। ब्रेक क्या करता है, एग्जिट फ्रॉम लूप एंड ट्रांसफर लूप को एग्जिट करो और लूप के अंदर जो कंट्रोल है उससे बाहर कर दो, है ना। एग्जिट फ्रॉम लूप एंड ट्रांसफर द कंट्रोल आउटसाइड द लूप। कंटिन्यू क्या करता है, कंटिन्यू ये कहता है छोड़ने वाला स्केप यही होता है ना,
escape the remaining ये छोटे वाला नहीं सर। हाँ ये मतलब बचाना होगा। statement and transfer the पूरा स्टेटमेंट पढ़ लो ना तो समझ में आ जाएगा। escape the remaining statement and transfer the control आगे की जितने भी लाइनें हैं उसको छोड़ करके कंट्रोल को कहाँ भेज दो, बिगिनिंग ऑफ द फ्लो। जहाँ कंटिन्यू इनकाउंटर हो गया उसके आगे के सारे लाइंस को छोड़ेगा, फिर बिगिनिंग से रिपीट करना है। एस्केप कहिएगा। इसकी मतलब वो जंप कर जाना ना। तो ज़रा ब्रेक और कंटिन्यू का यूज सीख लें। इसे हम लोग बना देते हैं अभी कमेंट। डॉक्यूमेंट डॉट प्रिंट डॉक्यूमेंट डॉट राइट दो स्टेटमेंट प्रिंट कर रहे हैं। अब कितनी बार प्रिंट करेगा गेस करो तो? 11 बार सबनेट भी प्रिंट करेगा और 11 बार कुछ और भी, मान लो जावास्क्रिप्ट भी प्रिंट करेगा जेएस। अच्छा, ये 10 ले लिए हैं तो आई माइनस माइनस कर लेते हैं। ऐसे भी तो नहीं न चलाए हैं, लेकिन तब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? i इज़ ग्रेटर देन 0। i जब तक 0 से बड़ा। रिफ्रेश नहीं किए होंगे। कुछ गलती कर रहा हूँ क्या? एक लूप चलाया हूँ 1 से लेके 11 तक। सबनेट कोई वेरिएबल नहीं है, बिल्कुल सही बात। जेएस भी कोई वेरिएबल नहीं है। हाँ, सबनेट जेएस ऐसा कुछ प्रिंट हो रहा है। अब देखो ब्रेक का काम क्या होता है। ब्रेक जहाँ भी लगा देंगे हम वहीं पे ब्रेक कर देगा। मान लो कि यहीं पे ब्रेक लगा दिए तो क्या करेगा ये पता? एक बार प्रिंट करेगा और जैसे ही ब्रेक का स्टेटमेंट मिला लूप से बाहर कर देगा। आइए देखिए, जैसे ही ब्रेक का स्टेटमेंट मिला लूप से बाहर।
तो ब्रेक ऐसे नहीं लगाते जैसे गाड़ी चलाते हुए अगर ट्रैफिक हो या कुछ हो तब तो ब्रेक लगाते, कैसे ही ब्रेक लगाते हैं, नहीं। तो उसी तरीके से यहाँ ब्रेक ऐसे नहीं लगाना, बल्कि पहले कंडीशन चेक करना। क्या कंडीशन चेक करेंगे? लिखेंगे इफ़, और अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि आई का वैल्यू किसके बराबर हो जाए, 5 के बराबर हो जाए, अगर एक आई का वैल्यू 5 के बराबर हो जाए तो क्या कर दो, तो ब्रेक कर दो। अब ये ज़्यादा बढ़िया तरीका है। इसका आउटपुट देखो 5 बार प्रिंट करेगा और उसके बाद क्या करेगा, जबकि लूप कितनी बार चलने थे, 11 बार, 11 बार लूप चलना था, लेकिन अब 5 बार चल रहा है। और ये अब अगर मैं बोलूँ कि ये 2 ही बार चले तो क्या लिखना पड़ेगा, i = 2। अब कितनी बार ये लूप चलेगा, 2 बार। लेकिन नहीं, चलो ठीक है, ये ब्रेक तो समझ में आया कि कब ब्रेक कर लेना है, वो मैं यहाँ पे कंडीशन डाल दूँ। लेकिन अगर मैं ये चाहता कि पहली बार में हबनेट और जावास्क्रिप्ट दोनों प्रिंट करो, लेकिन अगली बार से जावास्क्रिप्ट प्रिंट ना करो, अगली बार से जावास्क्रिप्ट ना करो, या एक बार जावास्क्रिप्ट प्रिंट करो उसके बाद जावास्क्रिप्ट प्रिंट ना करो, तो क्या करना पड़ेगा, इफ़ i = 2, अगर i का वैल्यू क्या हो जाए, 2 हो जाए, तो क्या करो, हाँ, अब यहाँ नहीं, इसको डाल करके कहाँ डालेंगे, अगर अभी देखेंगे तो 11 बार दोनों प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट क्या लगा दूँ, कंटिन्यू लगा दूँ, तो ये एक बार भी प्रिंट नहीं करेगा, सिर्फ हबनेट ही प्रिंट करेगा, क्योंकि जहाँ कंटिन्यू मिल गया आगे के लाइन को ये क्या करेगा, स्किप। अब मुझे क्या चाहिए कि नहीं, आगे के लाइन को छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना है, तो क्या करेंगे, तो कंडीशन यहाँ पे लगाएंगे। क्या कंडीशन लगाएंगे, इफ़, और उसके बाद क्या डालेंगे यहाँ पे, इफ़ i = 2, कि i का वैल्यू अगर 2 के बराबर हो तो क्या करो, तो स्किप करो रिमेनिंग लाइंस ऑफ कोड को, और सिर्फ इसी को रिपीट करो। अब आकर के देखो, एक बार प्रिंट हुआ और बाकी कहीं भी जावास्क्रिप्ट प्रिंट नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से कंडीशनली हम लोग किसका यूज़ करेंगे, कंटिन्यू का और ब्रेक का। अब चलो इसके बाद कंटिन्यू और ब्रेक का भी एक रियल टाइम एग्जांपल देखें। ऑनलाइन ऑर्डरिंग सिस्टम का, अगर मान लो कि फ्लिपकार्ट पे कोई प्रोडक्ट आप देखें और आपका खुद का दुकान है, आप ऑर्डर करना चाहते हो, सपोज़ आपने ऑर्डर मारा 11 प्रोडक्ट के लिए और मान लो कि उसके स्टॉक में घट करके 5 ही प्रोडक्ट रहा, तो ऑर्डर एक्सेप्ट कितनी बार होगा, 5 बार। 6ठे बार में क्या हो जाना चाहिए, आउट ऑफ स्टॉक हो जाना चाहिए। कैसा रहेगा, तो इसको बना सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, कि हम जितने प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर करें, अगर स्टॉक में जितना प्रोडक्ट हो उतनी बार तो ऑर्डर एक्सेप्टेड होना चाहिए, और जैसे ही हमारा क्वांटिटी एक्सीड करे उसके स्टॉक से, तो वहाँ एक लाइन का स्टेटमेंट आना चाहिए आउट ऑफ स्टॉक। लेकिन आउट ऑफ स्टॉक 10 बार नहीं, तो मान लो कि हमने प्रोडक्ट के लिए 10 ऑर्डर किया और वहाँ पे स्टॉक में उसके पास 5 ही था, तो 5 बार तो ऑर्डर एक्सेप्टेड आया, और 6ठे बार से क्या आएगा, 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें और 10वें बार में आएगा आउट ऑफ स्टॉक, जो नहीं आना चाहिए। हम चाहते कि 6ठे बार में सिर्फ क्या आ जाए, आउट ऑफ स्टॉक। तो यहाँ भी बेहतरीन यूज़ है किसका, ब्रेक का। बना सकते हैं इस प्रोजेक्ट को, करो तो देखते हैं जरा जल्दी, 5 मिनट का। तुम थोड़ा उलट दिए है ना, मेरा प्रोजेक्ट है कि जैसे कि मेरे पास है ही 5 और 7 का डिमांड है, तो हम पहले ही बोल देंगे आउट ऑफ स्टॉक और एग्जिट कर जाएंगे प्रोग्राम से। अगर ऐसा नहीं है तो ये लूप चलेगा, रिक्वायर्ड काउंट पहला के लिए चलेगा, और हम चेक किए कि अगर रिक्वायर्ड काउंट का जो काउंट है वो हमारे टोटल से कम या इक्वल्स टू है, तो लिखेंगे 1 इज़ इन स्टॉक, 2 इज़ इन स्टॉक, ऐसे करके। नहीं तो हम लिखेंगे आउट ऑफ स्टॉक और फिर ब्रेक कर जाएंगे यहाँ से। ये हुआ।
और ये हर बार जो इतना भी लूप एग्जीक्यूट होगा अवेलेबल काउंट माइनस माइनस कर देंगे और एक घटते जा रहा है ना जब वो सोल्ड हो रहा है तो ये हो रहा है प्रिंट, ये नहीं हो रहा है प्रिंट। तो अवेलेबल काउंट प्रिंट थोड़ी कर रही है, ये तो सिर्फ अच्छा वेरिएबल में रख रही है ना। नहीं, जैसे सर 5 था, हम 2 का किए तो फर्स्ट ये तो तुम डायनेमिक ले रही हो ना, रन टाइम पे ले रही हो ना अवेलेबल काउंट। अच्छा ठीक है। और रिक्वायर्ड काउंट कितना चाहिए वो पूछ ली। फिर तुमने ये किया कि अगर रिक्वायर्ड काउंट पहले ही check बड़ा कर हो लिया था। अवेलेबल काउंट से तो Sense डायरेक्ट नहीं क्या होना चाहिए, यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक आ जाना चाहिए और एग्जिट कर जाना चाहिए। काम कर रहा है ये तुम्हारा। Yes, sir, वो कर रहा है। उसके बाद फिर क्या की हो तुम कि अगर ऐसा नहीं है, अब देखो तुम ये काम ही नहीं कर रहा हो क्योंकि इफ के बाद एल्स लगता है ना बच्चा, जो तुम लगा ही नहीं हो। इफ के बाद यहाँ पे क्या लगेगा, सर नहीं भी लेकिन वो भी काम करेगा। तक नहीं करेगा ना वो। अगर इफ के बाद आपको एल्स देना, अगर ऐसा नहीं है तो आप बताइए कि क्या करना है। ये एल्स वाला पार्ट तो आपने छोड़ ही दिया था, काम करता कैसे। अगर रिक्वायर्ड काउंट अवेलेबल काउंट से बड़ा है तब तो ये प्रोसेस होगा, नहीं है मतलब रिक्वायर्ड काउंट छोटा है तो ये वाला पार्ट चलेगा फिर, है ना। अब डॉक्यूमेंट का स्पेलिंग थोड़ा सा इसलिए नहीं, इसीलिए नहीं, उसीलिए भी काम नहीं कर रहा था। एक सर, वो कर रहा लॉजिक वो भी गड़बड़ उससे जा। मतलब इसको करते हम्म। तो ये तो एक तो रिजल्ट देता है, अगर एग्जिट हो जाएगा। हाँ एग्जिट, तो ये चेक होता फिर भी ये होता। अब ऐसे क्या है कि अगर ये मैच कर जाएगा तो अब आगे चेक नहीं होगा, दोनों में अंतर समझो। अगर यहाँ एल्स नहीं लगाते तो उस समय क्या होता कि अगर ये मैच कर जाता फिर भी ये चेक होता, लेकिन एल्स लगाने का मतलब ये है कि अगर ये मैच करेगा तो यहाँ अब चेक नहीं होगा आगे। हाँ, सर। ये सही तरीका से कर रहा था। हाँ वो तो काम करेगा ही, लेकिन वो प्रोग्राम में एरर है तुम्हारा, लॉजिकल एरर है। रवा दे। यहाँ तक तो लोग पहुँच ही गए होंगे, मान के चलूँ मैं। अब कल के लिए कुछ क्वेश्चन है, कल समझाएंगे उस चीज़ को, अगर आप लोग बना लेते हो तो ठीक, और नहीं तो एक यूनिवर्सल लॉजिक समझाएंगे। और जिसको कोई भी लैंग्वेज पढ़ाए होंगे पहले तो शायद मैं बताया भी होगा। अलग अलग तरह का मैं पैटर्न देता हूँ, उसको बना करके लाओगे आप लोग। कोशिश करना, नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं। इसमें भी किसका यूज़ होना है, इसमें भी लूप का, लूप बोले तो नेस्टेड लूप का यूज़ होना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन होगा। सेकंड क्वेश्चन के रूप में हमको क्या बनाना है, कुछ इस तरह का शेप प्रिंट करना है। और थर्ड क्वेश्चन कुछ पिरामिड शेप ऐसे बनाना है। चलो यही 3 बना करके लाइएगा।
बहुत सारा नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर और कुछ बनाना है तो ऐसा बनाइएगा, 1 2 2, अगली लाइन मतलब थर्ड रो 3 3, अब 5 कर ही देते हैं। ऐसा भी एक पैटर्न बनाना है। तो ये 5 पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो। और चलो बाकी हम लोग कल करते हैं। कल का मेन जो हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा मैं वो भी बता दूं। कल का मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा फंक्शन के अलग अलग टाइप। कल 2 टॉपिक हम लोग कवर करेंगे एटलीस्ट विथ एग्जाम्पल, फंक्शन और हूप्स इन जेएस। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक होने वाला है VBI, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में बात